ध्यान दिया जाए। हम लोगों का आज का टॉपिक है फिनॉल। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिनॉल। चलो ध्यान दिया जाए। हम लोग फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल भी एक प्रकार का अल्कोहल ही है। नहीं, हम लोग फिनॉल की बात करें तो फिनॉल के बारे में कहा गया कि यह भी एक प्रकार का क्या है, अल्कोहल है। ध्यान रखना है। चलो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखें। फिनॉल के लिए अगर फॉर्मूला की बात करें, नहीं तो फिनॉल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, C6H5OH, यही फॉर्मूला लिखा जाता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर भी आप जानते होंगे। नहीं, बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर हम लोग का O और यहाँ पर हम लोग का H, इस तरह से होता है। नहीं, यहाँ पर भी आपका कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। काहे हो गया इसको? हाँ, थक गया है, थोड़ा आराम करेगा। नहीं, हर एक चीज टीचर पढ़ाते पढ़ाते थक जा रहा है, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते थक जा रहा है, बोर्ड बेचारा लिखवाते लिखवाते थक जा रहा है। नहीं, देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देखें और कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। नहीं, और हाइड्रोजन सब पर एक एक लगा दो। ठीक है, तो आप गिन सकते हो। आपके पास कितने कार्बन हो गए, 6, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 5, और ओ एच कय गो, एगो। नहीं, तो ये हो गया हम लोग का C6H5OH। दिक्कत है? नहीं, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है, इसी स्ट्रक्चर को आप फिनॉल कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को आप फिनॉल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का कॉमन नेम जो है वो भी फिनॉल है, और इसका IUPAC नेम भी फिनॉल ही है। इसका कॉमन नेम भी फिनॉल है और इसका IUPAC नेम भी क्या है, फिनॉल है। जनरली देखते हो कॉमन नेम कुछ और रहता है और IUPAC नेम कुछ और रहता है। नहीं, लेकिन इस केस में आपका कॉमन नेम भी फिनॉल है और IUPAC नेम भी फिनॉल है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। कुछ और नाम लिख के देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, मान लो बेंजीन रिंग दे दिया इस तरह से आपको, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहां पर लगा दिया आपको OH। ठीक है, नहीं, और यहां पर लगा दिया CH3, ये कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को देखा जाए तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, 1 2 है तो 2 पर मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और बेंजीन और OH तो फिनॉल कहते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। दिक्कत है? कॉमन नेम बोलते हैं इसका। नहीं, तो बेंजीन में 1 2 पोर्शन को ऑर्थो बोलते हैं। बेंजीन में 1 2 पोर्शन क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ये हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, ये हो जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक, इसका स्पेशल नाम भी होता है जो कि आपको याद करना पड़ता है, उसका कोई रूल नहीं होता है। इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसॉल, ऑर्थोक्रेसॉल। ठीक है, तो ये भी रहता है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोनो बात नहीं है। नहीं, दिमाग बहुत नहीं लगाना है। चलिए, तो ये आप समझ रहे हैं। सेम एज ये भी दिया रहता है, बेंजीन रिंग दे देगा, यहां पर OH दे देगा, और यहां पर CH3 दे देगा। नहीं, तो इसका IUPAC नेम आप लिख नहीं दीजिएगा, लिख दीजिएगा 3 मिथाइल फिनॉल, और इसका कॉमन नेम मेटा। बेंजीन में ये बात ध्यान रखिएगा, बेंजीन के लिए ये बात हमेशा रखिएगा, 1 2 पोजीशन अगर हो तो 1 2 पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। 1 2 पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो।
नहीं, जिसको रिप्रेजेंट ओ से किया जाता है, और 1,3 पोजीशन को मेटा। और ये ध्यान रहे, ये सिर्फ बेंजीन के केस में ही होता है, तभी साइक्लिक चेन में मत लगाए लगिएगा। बेंजीन रहे तबे ऑर्थो मेटा ये सब डिफाइन होता है। और बेंजीन में अगर 1,4 पोजीशन पे ग्रुप हो तो आपको क्या बोलते हो, पारा। नहीं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम आप लिख लेंगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेटा मिथाइल फिनॉल। नहीं, और इसका स्पेशल नेम भी आप लिख सकते हैं, नहीं देख रहे हैं, ऑर्थोक्रेसोल। तो ये क्या होगा, मेटाक्रेसोल लिखा जाएगा तीनों। बताइए आप लोग कितना जल्दी समझ जाते हैं। OH है, CH3 है, लिखा जाएगा आईयूपीएसी नेम 4 मिथाइल फिनॉल, पारा मिथाइल फिनॉल, और स्पेशल नेम पाराक्रेसोल लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि हम लोग पढ़ते हैं प्रायोरिटी टेबल, जब नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, अभी नोमेनक्लेचर हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, नहीं अभी और पढ़ना बाकी है, अभी बेंजीन वाला केस बाकी है, अभी प्रायोरिटी टेबल पढ़ना बाकी है, तो ये सब आ जाएगा। नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है, प्रायोरिटी टेबल में देखिएगा तो प्रायोरिटी टेबल में अल्कोहल बहुत नीचे है। नहीं, जैसे हम लोग शुरू में जब आपको पढ़ाते हैं तो बताते हैं कैसे एनक आए, नहीं याद करते हैं हम लोग, तो उसमें होता है कैसे एनक आए। तो उस केस में CSAE कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, नहीं एसिड हैलाइड, एमाइड, नहीं आता है, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, इस तरह से हम लोग का आता है, नहीं अल्डिहाइड, कीटोन, तब जाके कहीं अल्कोहल पहुंचते हैं लोग। नहीं, तो बड़ी नीचे में आता है अल्कोहल, ध्यान रखना है। तो जो लोग ऊपर लिखे गए हैं, नहीं जो लोग भी जितने ही ऊपर हैं उन फंक्शनल ग्रुप का वैल्यू उतना ही ज्यादा है, और जो लोग नीचे होंगे उनका वैल्यू कम होते चला जाता है, ध्यान रखना है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ये। चलिए, तो कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे देखो तो अगर बेंजीन रिंग दिया जाए तो कुछ नाम याद रखेंगे, ऐसे हम लोग इन सब का वीडियो तुरंत आ ही जाएगा। बेंजीन पर अगर COH है, नहीं तो इसका जो है, इसका नाम अगर देखें तो कॉमन नेम भी और आईयूपीएसी नेम भी एक ही यूज करता है, नहीं, और वो बोलता है बेंजोइक एसिड। क्या बोलता है, बेंजोइक एसिड। ऐसे इसका प्योर आईयूपीएसी नेम अगर देखें, सिर्फ आईयूपीएसी नेम की बात करें, नहीं तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा बेंजीन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर लिखें तो ये होगा एकदम एक्यूरेट सही आईयूपीएसी नेम, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब रिंग से डायरेक्टली COH जुड़ा रहे, नहीं तो रिंग का नाम लिखते हैं और इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हम लोग लिखते हैं, तो ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है बड़ा चर्चित है, यही यूज किया जाता है बार बार, NCERT बार बार बेंजोइक एसिड ही लिखता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन पर COH रहे तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। बहुत सिंपल है, याद रखना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर कि बेंजीन दे दिया और इस पर COH दे देगा, इस पर क्या करेगा, OH दे देगा, इस तरह से, नहीं ये दे दिया। अब ये जो कंपाउंड दिया तो इसमें आपको देखना होगा कि प्रायोरिटी टेबल में ये ऊपर आता है, तो जो ऊपर आता है वो क्या कहलाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप, नहीं, और जो नीचे आता है वो क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, और जब OH सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। बोलिए दिक्कत है, नहीं। अब हमको इसका नाम लिखना हुआ तो ये 1 और ये आपका 2, अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 पर हाइड्रोक्सी, पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिखते हैं उसके स्थान के साथ, लिख दिए 2 हाइड्रोक्सी। अब बेंजीन पर जब COH रहता है तो इस पूरे का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, तो लिख देंगे यहां पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो देख रहे हो बेंजीन पर OH है तो अभी इसको फिनॉल नहीं बोल रहे हैं, इसका वैल्यू कम हो गया, इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है, नहीं तो इस तरह का भी नाम हम लोग को रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है कि इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, और इसके साथ अगर फिनॉल वाला OH जुड़ जाए
नहीं, तो इसका नाम अब बदल जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी और ये पूरा हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ये ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट में आता है, जैसे हम लोग बेंजीन लिखते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से। नहीं, तो अगर इसका भी देखा जाए तो बड़ा कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों में यूज कर देता है। ऐसे ही IUPAC नेम नहीं है, कॉमन नेम ही है, लेकिन बेंजीन के केस में बड़ा ये लगता है, जो कॉमन नेम वो है IUPAC नेम, जो कॉमन नेम वो IUPAC नेम। किसे कैसे, बेंजीन केस में ऐसा होता है, ध्यान रखना है ज्यादातर। तो अगर इसका हम लोग देखें तो इसका नाम हो जाएगा हम लोग का बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड ये बोला जाता है। ऐसे इसका प्योर IUPAC नेम, तो इसको बोलेंगे बेंजीन, और इस C डबल बॉन्ड OH को बोलते हैं कार्बल डिहाइड। क्या बोलते हैं, कार्बल डिहाइड। ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का हो जाएगा बेंजीन कार्बल डिहाइड, तो ये इसका प्योर IUPAC नेम हुआ। ये कॉमन नेम ही है बेंजल डिहाइड, लेकिन देखिएगा ना IUPAC में बार बार यूज कर देता है, ठीक है। तो इसमें भी आप ज्यादातर ये वाला नाम याद रखेंगे, ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें भी वही बात है, अल्डिहाइड प्रायोरिटी टेबल में ऊपर है और अल्कोहल नीचे है। नहीं, तो फिर से ये मेन हो जाएगा और OH सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो मान लो ऐसा दे दिया जाए, बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस पर अल्डिहाइड दे दिया C डबल बॉन्ड OH, और कहीं भी तुमको OH दे दिया इस तरह से। नहीं, तो अगर हमको इसका लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, इससे कोई दिक्कत है, कर सकते हैं ना। तो ये सब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कुछ नाम याद रखेंगे तो हम लोग को आसानी होगा, ठीक है। तो ये सब आपके नोट्स में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, इस सबको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ सकते हैं, चलो। दूसरा आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो एक ये भी आता है बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, यहां से हम लोग का आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3। ये कीटोन है, ये क्या है, कीटोन। देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O है, इसके इधर भी कार्बन इधर भी क्या है, कार्बन। तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर कार्बन चेन हो तो वो क्या कहलाता है, कीटोन। ध्यान रखना है। तो ये आपका कीटोन है, जिसका कल वीडियो भी उन्होंने डाले थे, लेकिन बाई चांस आप लोग देखे होंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा देखिए, थोड़ा नोमेनक्लेचर के लिए ना थोड़ा थोड़ा वीडियो देख जाइए, पूरा मत देखिए, लेकिन उसका रूल देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल फटाफट देख लीजिए। नहीं, कुछ इकट्ठा कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि नोमेनक्लेचर तो पक्का तो है कि 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा देखिएगा ना। नहीं, जैसे आप रूल देख लीजिए क्या लिखना है, एक दो हल्का हल्का वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत भारी वाला मत देखिए। नहीं, उसको छोड़ दीजिए, जो बनाने के लिए दिया जाए मत बनाइए, लेकिन एक जो बनाया गया है उसको बस देख लीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपको दिमाग में रहेगा, कोई बताएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। ऐसे मर्जी आपकी है, देखा जाए तो इसका नाम हमको लिखना हुआ। नहीं, तो अगर कीटोन देखें हम लोग तो ये क्या है, मिथाइल। बेंजीन जब शॉर्ट चेन क्या बोलते हैं, फेनिल। नहीं, तो मेथिल फेनिल कीटोन, अगर उसको बोलना होगा तो हम उसको बोलेंगे मेथिल फेनिल कीटोन। तो इसे कॉमन नेम हो जाएगा इसका नाम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेथिल यानी मिथाइल। नहीं, फेनिल होता है हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल। नहीं, और कीटोन, तो ये इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखना है। IUPAC नेम इसका लिखना है। नहीं, तो हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे, बाहर 1 2 इस तरह से नंबरिंग होगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसका नाम फेनिल यानी 1 पर फेनिल, बेंजीन को फेनिल कहा जाता है। ये हो गया। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, इथेन में का ई उड़ गया है, और जब कीटोन रहता है तो उसको ONE कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 फेनिल इथेनॉन, ये इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऐसे
इसका स्पेशल नेम जो है ये भी खूब चलता है। नहीं तो इसका स्पेशल नेम जो कि याद करना पड़ता है, नहीं उसका कोई रूल नहीं होता है, तो इसका स्पेशल नेम आपको जो है वो है एसिटोफिनॉन। इसका स्पेशल नेम है एसिटोफिनॉन, ये ध्यान रखना होगा। नहीं अब ज़्यादातर केस में ये यूज़ करता है, नहीं तो सब मेमोरी बेस्ड है। कॉमन नेम जो है टोटली मेमोरी बेस्ड होता है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं आप, क्या जैसे दो कार्बन को एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड ऐसा कुछ कहते हैं, नहीं तो ये दो कार्बन वाला है तो इसलिए एसिटिक लगा हुआ है। नहीं और बेंजीन जब सब्सटेंस उसको फिनॉल सॉरी फेनिल कहते हैं, नहीं तो इसलिए देखिएगा एसिटो भी दिखाई दे रहा होगा, नहीं फेनिल का भी कुछ पार्ट दिखाई दे रहा होगा, नहीं और कीटोन के लिए ओ एन ई लगाते हैं तो वो भी कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कुछ कुछ, नहीं एसिटो फिनॉन। नहीं तो ये स्पेशल नेम है, थोड़ा याद रखने के लिए आप इस तरह से दिमाग लगा सकते हैं कि दो कार्बन होता है तो एसी, नहीं एसिटिक तक जाता है एसिटी, नहीं ये ध्यान रखना होगा। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट तो फेनिल, नहीं तो उसका भी कुछ भाग ले लिया है, और कीटोन में लगाने के लिए ओ एन ई तो उसका भी कुछ पार्ट ले लिया है, तो ये हम लोग का पूरा नाम हो गया, ध्यान रखना है। ऐसे ही स्पेशल नेम है तो इसका कोई रूल होता नहीं है, ये याद करना पड़ता है। अब सेम हम लोग फिनॉल पढ़ रहे हैं तो फिनॉल का मतलब बेंजीन पर क्या आ गया, OH, तो कहीं भी OH आ गया, ये आपका बेंजीन पर OH आ गया, और यही ग्रुप उठा के दे दिया और बोलेगा क्या कि इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। नहीं तो फिर वही काम यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, क्योंकि कीटोन ऊपर होता है ये नीचे होता है, नहीं तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। दिक्कत है, इस तरह से आप नाम इसका लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो ये आप नाम लिख सकते हैं। एक और दिया रहता है लास्ट, आप लोगों के नोट्स में दिया होगा शायद, ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप देखिएगा तो सब लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, ध्यान देखिए, C डबल बॉन्ड O और CH3, नहीं तो ये कौन सा कंपाउंड है, ईथर, ईस्टर, हाँ ईस्टर है, आप ईथर बोल रहे हैं, ये ईस्टर है। ईस्टर का पहचान है कि C डबल बॉन्ड O, अब उसके इधर भी कार्बन चेन होता है, इधर भी आप कार्बन चेन लगा सकते हैं, ये पहचान है कि C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन। अब नाम लिखने का तरीका होता है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप का नाम पहले, नहीं तो इसका नाम लिखेंगे मिथाइल, इसका नाम लिख दीजिए, कुछ जगह छोड़ दीजिए, इसका नाम लिखना है तो बेंजीन, नहीं अब बेंजीन में कुछ पार्ट हटा के O8 लगाया जाता है, ईस्टर के लिए क्या लगाते हैं O8, जैसे अल्केन में से ही निकाल के O8 लगाया जाता है, एल्केन O8, तो वैसे ही इसमें लगाएंगे तो इसका होता है बेंजोएट, तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजोएट। दिक्कत है, दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा इसमें देखिए यही दोनों याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में यही ज्यादा आता है, नहीं लेकिन क्या पूछ देगा भाई गारंटी नहीं है, नहीं लेकिन ये ज्यादा पूछता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बेंजोइक एसिड और बेंजल्डिहाइड ये ज्यादा पूछता है तो इसको दिमाग में जरूर रखिएगा, और वो अगर दिमाग में रहे तो ठीक है, नहीं नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। ऐसे ध्यान रखिएगा, नोमेनक्लेचर से आपका क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन क्या आता है, बहुत इजी आता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, तो इसका अगर OH रहे तो इसे लिख लेंगे हाइड्रोक्सी बेंजो करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाएं। हम लोग देखें यहां से तो हम लोगों को यहां से पढ़ाया गया कि नाम कैसे लिखते हैं। अब इसमें एक आता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, अगला पॉइंट हम लोग का इसमें दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है उसका कुछ गुण हम लोग को देखना है, यानी फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ हम लोग को जानना है, वो हम लोग को बताया जाता है। चलो देखते हैं।
देखा जाए, समझे हम लोग। अब स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल के पहले एक थोड़ा पॉइंट समझ लें जिसका यूज हम लोग को बहुत ज्यादा आता है, रेजोनेंस। नहीं, एक वर्ड है, नाम बहुत छोटा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को ठीक से समझने के लिए थोड़ा बहुत रेजोनेंस का जानकारी आपको होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो रेजोनेंस के बारे में पहले से आप नाम सुने हैं आप लोग? अब बहुत लोग होंगे पहली बार भी इसका नाम सुन रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका यूज हम लोग को इससे बार बार आएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस यानी हम लोग बात कर रहे हैं अनुनाद की। तो रेजोनेंस क्या है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को बस देख लेना है, थोड़ा समझ लेना है। रेजोनेंस जो है ये एक ऐसा प्रक्रिया है, रेजोनेंस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें लोन पेयर पाई बॉन्ड चार्जेस का पोजीशन चेंज करता है। लोन पेयर पाई बॉन्ड चार्जेस का पोजीशन क्या होता है, चेंज करता है, जिसके कारण एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखा जाता है। जिसके कारण एक ही मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखा जाता है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, उन सभी स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा देखते हैं समझ में आएगा। देखा जाए, रेजोनेंस की बात कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे कि इस प्रक्रिया में क्या होता है भाई, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा हम लोग समझ लें, लोन पेयर पाई बॉन्ड, ध्यान रखना इस प्रक्रिया में लोन पेयर पाई बॉन्ड तथा चार्जेस का पोजीशन, चार्जेस, तो चार्जेस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया में लोन पेयर पाई बॉन्ड तथा चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इस प्रक्रिया में लोन पेयर पाई बॉन्ड तथा चार्जेस का पोजीशन चेंज करता है यानी बदलता है, पोजीशन चेंज करता है। इस प्रक्रिया में लोन पेयर पाई बॉन्ड तथा चार्जेस का पोजीशन क्या होता है, चेंज करता है। ठीक है, इसके कारण ध्यान रखना, इसके कारण क्या होता है भाई, इसके कारण एक ही अणु का एक ही इसके कारण एक ही अणु का इसके कारण एक ही अणु का एक से ज्यादा संरचना, एक से ज्यादा संरचना लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में लोन पेयर पाई बॉन्ड था चार्जेस का पोजीशन चेंज करता है, इसके कारण एक ही अणु का एक से ज्यादा संरचना लिखा जाता है। ठीक है, एक ही अणु का एक से ज्यादा संरचना लिखा जाता है। ठीक है, ये बात कहा गया, इसके कारण एक ही अणु का एक से ज्यादा संरचना लिखा जाता है। इन संरचनाओं को ध्यान रखना है, ये संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना यानी इंग्लिश में कहें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी अनुनादी संरचना या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ध्यान रखना है, इन संरचनाओं को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए, इसको हटाएं। देखो, किसी भी अणु के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
किसी भी अणु के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस अणु के रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, यानी वास्तविक संरचना नहीं होते हैं। किसी भी अणु के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उन अणु के रियल स्ट्रक्चर यानी वास्तविक संरचना नहीं होते हैं। ठीक है, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। उसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कहा गया नहीं, यही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर उस अणु का वास्तविक संरचना होता है। ठीक है, तो ये जो बात हम बोले उस बात को लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? अब इसको समझा जाए कि क्या ये हम लोग को बता रहा है। ठीक है, ठीक है, जो बात हम लोगों को बोले हम लोग उसी बात को हम लिख दिए। अब इस बात को थोड़ा समझ के देखा जाए। जैसे मान लो आप सिंपल एग्जांपल लेते हो कार्बोनेट आयन। नहीं, पहले हम लोग कार्बोनेट से आते हैं, तब हम लोग बेंजीन पे आ जाएंगे। कार्बोनेट आयन मान लो आप ले लेते हो। अब कार्बोनेट आयन जो होता है इसका फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, CO3 पे 2- नहीं, इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O पर माइनस और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस, ऐसा लिखा जाता है। ध्यान रखना है, CO3 2-। ठीक है, कार्बन आपका 4 बॉन्ड देख लो, 1 2 3 4। ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो 2 बॉन्ड देख लो, 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन पे जब माइनस होता है सिंगल बॉन्ड, 1 बॉन्ड बनाता है। तो O पे माइनस तो 1 बॉन्ड, O पे माइनस तो 1 बॉन्ड, क्योंकि O- के पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होता है तो उसके पास और जोड़ा कय गो? 2। दिक्कत है? नहीं, तो ये हम लोग का बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हम लिखे हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को तो हम ऐसे भी लिखे थे, इसी को ऐसे लिखे तो गलत है। देख लीजिए, नहीं, यहां भी आपका कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बना रहा है, यहां भी जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है वो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, और जहां O- है वो सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। बस क्या किए? पोजीशन चेंज कर दिए। अच्छा, यही हम लोग अगर चाहें तो इसको ऐसे तो गलत जाता, ऐसे लिखें तो गलत है। नहीं गलत है, ये भी सही है। ध्यान रखना है, यहां भी कार्बन 4 ही बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो न्यूट्रल है, और जो माइनस वाला है वो सिंगल बॉन्ड। परेशानी है क्या? नहीं, तो इसका पहला स्ट्रक्चर CO3 2- का, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर। नहीं, तो ये जो पहला, दूसरा तथा तीसरा, नहीं 1 2 एंड 3, ये क्या होंगे? आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको क्या कहेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बोले? CO3 2- लिख दिए। अब ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है CO3 2- का, ये संरचना भी गलत है, ये संरचना भी गलत है, ये संरचना भी गलत है, ये वास्तविक संरचना नहीं है। ध्यान रखना है। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग को लग रहा है क्या कि यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। नहीं, तो डबल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड ऐसे बनता है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का दोनों अंगूठा को मिलाना है,
नहीं, तो दोनों अंगूठा को मिलाना है, यानी कि सिंगल बॉन्ड में दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी ज्यादा रहती है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो दोनों परमाणु के बीच की दूरी क्या होती है, घटती है, कम हो जाती है, परमाणु नजदीक चले आते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। नहीं, तो यहाँ पर CO3 में जब कार्बन ऑक्सीजन में देखो तो यहाँ सिंगल बॉन्ड लगता है, अच्छा ये बॉन्ड लंबा होगा, ये बॉन्ड लंबा होगा, ये बॉन्ड छोटा होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। नहीं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाएगा ना, नहीं, तो CO3 सभी बॉन्डों की लंबाई सेम आती है। CO3 में सभी बॉन्ड की लंबाई क्या आती है, सेम आती है। ऐसा कैसे हो गया? नहीं, इसका मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर हम लिखे हैं ये CO3 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है वो जरूर कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है। नहीं, तो अब इन तीनों को मिलाकर एक संरचना बनाना है, बनाते हैं, ध्यान रखना है। सी ओ है, ओ लिख दिए, ओ है, ओ लिख दिए, ओ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लिख दिए। अब देखो तो इन तीनों संरचना में क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि जो पाई बॉन्ड अभी यहां पर है वो यहां पे आ गया, यही पाई बॉन्ड यहां पे आया, फिर कहां पे आ गया, यहां पे, यानी पाई बॉन्ड एक है और वो क्या कर रहा है, तीन जगह पे घूम रहा है। नहीं, तो पाई बॉन्ड यहां पर भी थोड़ा थोड़ा है, यहां पर भी थोड़ा थोड़ा है, और यहां पर भी थोड़ा थोड़ा है। नहीं, यहां पर कोई पूछे कि भाई यहां कार्बन ऑक्सीजन में टोटल बॉन्ड कएगो, तो एगो तो कंप्लीट दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड एगो कंप्लीट, और ये डॉट डॉट है उसको पाई बॉन्ड बोल रहे हैं, और ये पाई बॉन्ड जो है वो कितना है, तो एगो पाई बॉन्ड तीन जगह पे घूम रहा है, तो पाई बॉन्ड कितना आएगा, 1/3। दिक्कत है? यहां भी कोई पूछेगा कि बताओ यहां कार्बन ऑक्सीजन टोटल बॉन्ड बताओ, तो 1 + 1/3। यहां बताओ, बोलो बताएंगे नहीं बताएंगे? किसी को दिक्कत है? नहीं, तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आया इन तीनों को मिलाकर, नहीं, ये स्ट्रक्चर इसका रियल स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें देखो कि यहां पर बॉन्ड 1 + 1/3 1 + 1/3 1 + 1/3, तो सभी बॉन्डों की लंबाई समान है कि अलग अलग है? समान है भाई, ठीक है। दूसरा देखो, ध्यान से देखो कि यहां पर एक निगेटिव चार्ज है और यहां पर एक निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है कई गो, दो गो, इसमें भी दुइये गो है, इसमें भी दुइये गो है, लेकिन ये दो गो निगेटिव चार्ज क्या स्थिर है? नहीं, ये कभी इस ऑक्सीजन पे है, कभी इस ऑक्सीजन पे है, नहीं, और कभी इस ऑक्सीजन पे है कि नहीं है? तो निगेटिव चार्ज का भी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस पर कंप्लीट माइनस नहीं है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल निगेटिव पार्शियल निगेटिव होगा। और दो निगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे घूम रहे हैं, 3 ऑक्सीजन पर, तो एक जगह यहां पर चार्ज कितना होगा बाबू, -2/3, क्योंकि दो निगेटिव चार्ज 3 जगह, तो यहां पर हिस्सा कितना पड़ेगा, -2/3, यहां पर कितना पड़ेगा, -2/3। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हम लोग RHS, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और यही जो है इसको कहते हैं रियल स्ट्रक्चर, यानी कि वास्तविक संरचना, क्योंकि ये जो है ये CO3 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन सही सही देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो ये CO3 का रियल स्ट्रक्चर होगा। ये जो ऊपर हम लोग लिखते हैं ये सब रियल स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं, क्योंकि यही बता रहा है कि सभी बॉन्ड की लंबाई समान, सभी बॉन्ड की लंबाई समान है तो सभी बॉन्ड की मजबूती भी समान होगी लगभग, नहीं होगी क्या? दिक्कत है इसमें? नहीं, तो ये हम लोग को दिखाई दिया। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, रेजोनेंस जो हुआ उसमें चेंज क्या कर रहा है कि ये जो इसको हम लोग को कहते हैं सिग्मा, इसको क्या कहते हैं पाई। जब डबल बॉन्ड था तो एक को सिग्मा एक को पाई, यहाँ सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा सिग्मा ऐसा बोला जाता है। अब ध्यान रखना है कि रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करता है, नहीं, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो ये बात भी याद रखना है, नहीं, कि रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन, सिग्मा बॉन्ड का पोजीशन तथा परमाणुओं का पोजीशन, परमाणुओं का पोजीशन नहीं बदलता है। दिक्कत है? अब पीछे वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब पीछे वाला पॉइंट थोड़ा पढ़ के देखिए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस प्रक्रिया में लोन पेयर पाई बॉन्ड तथा चार्जेज का पोजीशन चेंज करता है, नहीं, तो चार्जेज यानी निगेटिव चार्ज का पोजीशन चेंज कर रहा था CO3 में, आप पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था, चलो चेंज करता है। इसके कारण एक ही अणु का एक से ज्यादा संरचना लिखा जाता है, यानी CO3 का कई गो संरचना लिखा गया, 3 गो, चार्ज का पोजीशन चेंज करके, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके 3 गो संरचना लिखा गया,
ठीक है, इन संरचनाओं को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। नहीं तो CO3 माइनस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई गो, 3 गो, ध्यान रखना है, ये कहा गया। आगे आ जाओ, लिखा गया किसी भी अणु के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस अणु के वास्तविक संरचना नहीं होते हैं। नहीं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो पूरा प्रॉपर्टी ठीक ठीक बताते ही नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है। चलो आगे आ जाए, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिलाकर, इन सभी को मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। नहीं, मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। यही रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर उस अणु का वास्तविक संरचना होता है। अब कुछ कुछ बुझा रहा है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो वही बात हम लोग को बताया गया। एक और इंपॉर्टेंट बात समझ ले, हम लोग को ध्यान दिया जाए, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड। नहीं, CO3 माइनस एक परिवार है, इस परिवार में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड मजबूत कि डबल बॉन्ड मजबूत? डबल बॉन्ड मजबूत, ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड मजबूत होता है कि 2 बॉन्ड है भाई, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिवार को ध्यान से देखो, तो इस परिवार में कोई कमजोर है, कोई मजबूत है? अच्छा, इस परिवार को ध्यान से देखो, नहीं, सबका मजबूती बराबर की कमजोर? बराबर। अच्छा, ये जो चार्ज होता है माइनस चार्ज चाहे प्लस चार्ज, इसको हम लोग कहते हैं भार, वजन। नहीं, तो इस परिवार में ध्यान से देखो, तो इसमें इस पर वजन -1 -1, ये पूरा न्यूट्रल फ्री है। नहीं, 2 आदमी को पूरा भार लाद दिया गया है, एक आदमी को फ्री कर दिया गया है। इसमें ध्यान से देखो, सब पर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये स्टेबल कि ये स्टेबल? ये स्टेबल। तो याद रहेगा कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होते हैं। नहीं, क्या होता है? स्टेबिलिटी की बात करें, अस्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो RHS रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। बोलो, दिक्कत है? ठीक, तो रेजोनेंस अगर किसी मॉलिक्यूल में हो रहा है तो वो क्या करता है? वो कुछ ऐसे बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना कि हर जगह बराबर बॉन्ड दिखता है। वो ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि हर जगह बराबर चार्ज दिखता है। नहीं, तो इसके कारण मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी कि रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग प्रोसेस। रेजोनेंस जो है ये कैसा प्रोसेस है? स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा वो मॉलिक्यूल दूसरे वैसे मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस नहीं होता है उनसे ज्यादा स्टेबल होता है। बस में आ रहा है? अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है और किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई पूछे कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, तो जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो कम स्टेबल। नहीं, क्योंकि ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं। नहीं, जब जिसको जहां जरूरत पड़ेगा दौड़ कर पहुंच जाएगा। देख रहे हो? रोटेशन। नहीं, ये किसी को कमजोर नहीं रहने देते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे है, फट दौड़ के वहां, फट दौड़ के वहां, चार्ज एकदम लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस कारण से मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल रहते हैं। तो रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है वो मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। बुझाया? चलिए, तो ये हम लोग अब इसी को बेंजीन में हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। बात समझ में आ रहा है? एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिएगा,